बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टॉपिक हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास वो एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन हमने देखी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब ये इक्वेशन जो है ना वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी g डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है। अब इस इक्वेशन की सबसे पहली चीज हमने देखनी है, लिमिटेशन देखनी है। ये इक्वेशन हर जगह वैलिड नहीं है, इस इक्वेशन की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि ये इक्वेशन वैलिड है ओनली नियर अर्थ सरफेस। ये इक्वेशन कहां पर वैलिड होगी? ओनली नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के करीब ही सिर्फ क्यों वैलिड है? अर्थ सरफेस के करीब सिर्फ इसलिए ये वैलिड होगी क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। ये इक्वेशन वहां पर वैलिड होगी जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स नियर अर्थ सरफेस के कांस्टेंट होती है। अब नियर अर्थ सरफेस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो इससे एसोसिएटेड जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सिर्फ वहीं पर ये इक्वेशन वैलिड है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज वैलिड ओनली नियर अर्थ सरफेस। व्हाई? बिकॉज नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। चलिए, नियर अर्थ सरफेस तो ये इक्वेशन वैलिड है। फिर अगर स्पेस में कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, यानी जमीन से कहीं अच्छी खासी हाइट पर, हाई आल्टीट्यूड पर, हाई डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो फिर क्या ये इक्वेशन वैलिड होगी? ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहां पर Fg ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। और क्यों नहीं कांस्टेंट रहती? हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। Fg इज इनवर्सली रिलेटेड टू r स्क्वायर। जमीन से दूर होते जाएंगे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉन्टिन्यूसली कम होती जाएगी जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा। तो इट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स वेरिएबल, और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल है तो फिर ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। और अगर ये वेरिएबल है तो फिर हमने अभी पढ़ा कि ये इक्वेशन फिर वैलिड नहीं रहेगी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh इज वैलिड ओनली नियर अर्थ सरफेस बिकॉज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तभी ये वैलिड है। बट इन स्पेस जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो फिर ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी लिमिटेशन हमारे पास आ गई। फिर पॉइंट आता है कि फिर हम स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? यही चीज आज हमने डिस्कस करनी है, और यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है क्या? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के पास पड़ा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये नियर अर्थ सरफेस पड़ा हुआ है। हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के जमीन की सरफेस से एक पॉइंट पे ले जाते हैं जिसको हम इनफाइनाइट पॉइंट का नाम देते हैं। और इनफाइनाइट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जमीन की ग्रेविटी अमल नहीं करती, यानी वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है बेसिकली। कौन सा वर्क डन? ऑब्जेक्ट को उठाएं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी। इंफिनिटी वो पॉइंट है वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो। तो जितना आपने वर्क परफॉर्म किया वो वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हमने आज इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो डेफिनेशन देखते हैं जी, क्या लिखा हुआ है? द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन यहां पर कौन करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स खुद वर्क करेगी इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू इंफिनिटी। जिस पोजीशन पर वो मौजूद है वहां से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जितना वर्क हमने परफॉर्म किया वो वर्क डन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और इंफिनिटी वो पॉइंट है वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो।
इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक डेफिनेशन आ गई। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास एक और भी लिखी जा सकती है, द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। वही चीज इन्फिनिटी वाला पॉइंट, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। अब यही सिचुएशन लेके हम ऑब्जेक्ट इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने कहा भाई अब तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो चुकी है, वेरिएबल हो चुकी है। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल होगी तो फिर तो हम एफ डॉट डी वाले रिलेशन से वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, वही पॉइंट हम याद करें जो हमने टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स के केस में हमने कहा था कि हम पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ्स में डिवाइड कर देंगे और वो जो हर एक स्मॉल इंटरवल होगा उसमें हम अज्यूम करेंगे कि फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास ये एक सिचुएशन गिवन है जी, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये हमारे पास एक पॉइंट है n पॉइंट। हमने ऑब्जेक्ट को इस O पॉइंट से लेके उठा के N पॉइंट तक लेके जाना है, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करना है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेरिएबल फोर्स है, तो हम अब वो वाला फार्मूला एफ डॉट डी वाला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने भी बताया, इस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने ये पहला पाथ लिया, वन पाथ 1 से 2 में डिवाइड किया, 2 से 3 में डिवाइड किया, 3 से 4 में, 4 से 5, 6 अप टू सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ पाथ में डिवाइड कर दिया। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ्स में डिवाइड कर देंगे इस अजम्पशन के साथ कि हर एक पाथ में फोर्स कांस्टेंट रहेगी। पहला पाथ 1 to 2 है, यहां हम कहेंगे कि एक सर्टेन फोर्स होगी जो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। फिर 2 to 3 है, फिर 3 to 4 है और पाथ में डिवाइड करने के बाद फिर हम हर एक वर्क पाथ का अलग अलग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो फोर्स कांस्टेंट है। तो आप एफ डॉट डी वाला रिलेशन लगा के हर एक पाथ का हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पाथ 1 to 2। पहला जो हमारा वर्क कैलकुलेशन होगी दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। हमारा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको हम 1 से उठा के 2 तक लेके जाएंगे और उसके वर्क को कैलकुलेट करेंगे। सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि जी हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। फार्मूला लगाएंगे एफ डॉट डी। अब ये फार्मूला वैलिड है क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या होगी भाई, क्योंकि हमारे पास ये जो फोर्स है अब वो कांस्टेंट है। एफ डॉट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। तो फोर्स की जगह एफ आ गया। 1 to 2 आपको नजर आ रहा है, इन दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, डेल आर है। 1 to 2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल आर। तो ये आ गया एफ, डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल आर, कॉज ऑफ एंगल 180। कॉज 180 क्यों है भाई, देखें जी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट डेल आर है उसकी डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है। बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमने हमेशा ये पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। सो नाउ दिस फोर्स जिसका हम वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, एंगल बन गया 180। तो ये बन गया एफ डेल आर कॉस 180। कॉस 180 -1, तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इक्वल टू आ गया माइनस एफ डेल आर के इक्वल। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें फोर्स चाहिए और यहाँ पर डेल आर चाहिए। इन दो चीजों को हमने कैलकुलेट करना है। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ फोर्स होती है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड r इज सर्टेन डिस्टेंस। ये क्या होगा इसको अभी मैं देखता हूँ। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज को देखें तो g तो आया एज इट इज, वैल्यूज पुट करें तो g की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी। दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसको उठा के ले जा रहे हैं, उसका मास स्मॉल है, मैं वो पुट कर दिया। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मास ऑफ द अर्थ है, मास है हमारा ऑब्जेक्ट, तो मास की जगह कैपिटल M आ गया और यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर। तो फोर्स की इक्वेशन आ गई जी mm ओवर आर स्क्वायर। नाउ ये आर स्क्वायर अननोन है, ये आर क्या है, दिस आर को हमने अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आर मैं पहली चीज बताऊं क्या है, तो इस r के बारे में मैं ये कहूंगा ये r बेसिकली एवरेज डिस्टेंस है। ये r बेसिकली हमारे पास क्या है, एवरेज डिस्टेंस।
किस किस के दरमियान में है ये एवरेज डिस्टेंस? ये एवरेज डिस्टेंस है जमीन के सेंटर से लेके, आर इज बेसिकली एन एवरेज डिस्टेंस, कहाँ से लेके? जमीन के सेंटर से लेके इन दो पॉइंट्स के सेंटर तक का जो फासला है वो डिस्टेंस आर होगा। यानी इन दोनों पॉइंट के सेंटर का फासला और जमीन के सेंटर का फासला, ये जो फासला होगा इसको हम आर का नाम देंगे। तो आर इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आर इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस एवरेज डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले कुछ हम और चीजों को देखते हैं। हम दो पॉइंट्स के दरमियान फासले की बात कर रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान फासला कितना था? डेल आर। अब एक चीज हम देख रहे हैं, जमीन के सेंटर से जो फर्स्ट पॉइंट का फासला है दैट इज R1। जमीन के सेंटर से फर्स्ट पॉइंट का फासला R1 और जमीन के सेंटर से जो सेकंड पॉइंट है उसका फासला क्या है? R2। तो हमें डेल आर चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स का आपस में फासला चाहिए। तो डेल आर किसकी इक्वल होगा? R2 माइनस R1, क्योंकि R1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, एंड ये जो R2 है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस लें, डेल आर इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1। तो एक जो चीज हमें यहां पर चाहिए थी, इक्वेशन 1 में जो चीज हमें चाहिए थी, ये इक्वेशन 1 में जो चीज हमें चाहिए थी डेल आर, अब हमें फोर्स मिल चुकी है इन फॉर्म ऑफ GMM ओवर आर स्क्वायर, और डेल आर मिल चुका है R2 माइनस R1। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं, वर्क फ्रॉम 1 to 2, फोर्स की जगह आ गया GMM ओवर आर स्क्वायर और डेल आर की जगह R2 माइनस R1। बाकी सब कुछ मालूम है, इस R2 को कैलकुलेट करने की, आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने की हमें जरूरत है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है आर स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि आर इज बेसिकली एन एवरेज डिस्टेंस, तो एवरेज का फार्मूला हम सब जानते हैं कि एवरेज होगा आर इज इक्वल टू दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस R1 प्लस R2 ओवर 2, R1 प्लस R2 ओवर 2। अब वही इक्वेशन जैसे आपके पास ये थी, डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो अगर R1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा डेल आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2, डेल आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2, और R2 की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, R1 प्लस R2 ओवर 2, तो R1 आ गया एज इट इज, R2 की जगह डेल आर प्लस R1 ओवर 2। अब R1 और R1 को आपस में ऐड करें तो ये बन जाएगा 2R1 प्लस डेल आर ओवर 2, 2R1 को 2 से अलग डिवाइड करें, डेल आर को अगर 2 से अलग डिवाइड करें तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, ये बचेगा R1 और ये बचेगा डेल आर ओवर 2। नेक्स्ट हमें जो चाहिए यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो इक्वेशन मिली दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये वही फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये स्क्वायर ओपन किया तो R1 की जगह R1 स्क्वायर, डेल आर ओवर 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल आर का स्क्वायर ओवर 4, और 2ab 2a, a की जगह R1 और b की जगह डेल आर बाई 2, यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसल, ये बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 डेल आर के इक्वल आ चुका है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो टर्म है डेल आर स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर, ये वेरी वेरी स्मॉल है, डेल आर स्क्वायर डेल आर इज बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म, डेल आर इज बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म। क्यों स्मॉल लेंगे? क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेंगे, वेरिएबल फोर्स के केस में हमने कहा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए, अप्रोचेस टू जीरो, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। तो डेल आर इज वेरी वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर ले मजीद स्मॉल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1/2 का स्क्वायर लें, 1/2 वैल्यू है जो कि बेसिकली अ स्मॉल वैल्यू है, अब इसका स्क्वायर लें तो ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1/2.5 था, उसका स्क्वायर लिया वो 0.25 हो गया। अच्छा, फर्दर 4 से डिवाइड करेंगे वो मजीद स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल कि हमारे रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं होगा, लिहाजा दैट टर्म इज निगलेक्टेड। तो इस टर्म को निगलेक्ट कर दें तो बचा पीछे क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल आर, ये टर्म बच गई। R1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, R1 एज इट इज आया, डेल आर की जगह पुट किया R2 माइनस R1, R1 स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, R1 स्क्वायर R1 R2, ये मल्टीप्लाई हुआ R1 R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई R1 से हुआ तो R1 स्क्वायर,
तो यहाँ बचा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया R1 R2, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिस्टेंसेस, पहले पॉइंट का डिस्टेंस इनटू दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो इस इक्वेशन में हमें चाहिए थी। तो ये जो इक्वेशन हमें नजर आ रही है, अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन है वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM ओवर R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। अब इस इक्वेशन में हम नेक्स्ट पुट करेंगे वैल्यू। वैल्यू पुट की वर्क फ्रॉम 1 to 2 GMM ओवर R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। तो R स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये बन गया माइनस GMM ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। अब ये जो R1 R2 है, इन दोनों टर्म से जो ब्रैकेट में टर्म्स है उनसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R2, अलग अलग डिवाइड हुआ। तो यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया। तो पहले पॉइंट का बेसिकली हमें वर्क मिल गया, वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये है फर्स्ट पॉइंट का वर्क फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 वर्क कैलकुलेट करें तो हम गौर से देखें तो इस इक्वेशन में माइनस G कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या आया 1 ओवर फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस माइनस 1 ओवर सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस। तो इसी पॉइंट को हम माइंड में रखते हुए 2 to 3 का डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वर्क है 2 to 3, तो सिमिलरली करते हैं जी। वर्क फ्रॉम 2 to 3 सेम लाइक दिस, पहले तो आ गया माइनस GMM, लेकिन ब्रैकेट में 1 ओवर पहले पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है R2, ये आ गया 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है 1 ओवर R3। तो इसी तरह हमने 2 to 3 वर्क कैलकुलेट किया, सेम 3 to 4 वर्क कैलकुलेट करेंगे, 4 to 5, हर एक को हम अप टू सॉन की फॉर्म में इस वर्क को कैलकुलेट करते जाएंगे। और इस वर्क को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लास्ट इंटरवल की तरफ आएंगे। ये जो लास्ट इंटरवल है इसको हम n-1 का नाम देंगे क्योंकि लास्ट इंटरवल n है। सेकंड लास्ट इंटरवल होगा n-1। लास्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, n है। इसको हम यूं ले लेते हैं, अगर ये 10 पाथ, लास्ट पाथ 10 है तो ये 10-1 यानी 9 होगा। अगर ये 8 है, लास्ट वाला 8 है तो ये 8-1 यानी 7 होगा, यानी उससे एक कम होगा। हमें नहीं पता वो कितने पाथ में हमने डिवाइड किया क्योंकि हमने जनरल सपोजिशन किया, लिहाजा लास्ट n है तो उससे पहले वाला एक n-1 होगा। तो सेम उसी तरह अब जो वर्क है फ्रॉम n to 1 अप टू n, वर्क फ्रॉम n-1 अप टू n, ये सेम उसी तरह आएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। तो ये हमने हर एक पाथ का 1 से लेके n तक तमाम पाथ का वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, हमें चाहिए टोटल वर्क फ्रॉम 1 to n। तो टोटल वर्क जो 1 से लेके n तक होगा वो इन तमाम वर्क्स का सम होगा। वो होगा वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस वर्क फ्रॉम n-1 अप टू n। तो वो सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की वो पुट करते हैं। पहला वर्क था वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। दूसरा वर्क था माइनस GMM इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। और लास्ट वर्क था माइनस GMM इंटू 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। अब इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है माइनस GMM। तो अगर हम माइनस GMM कॉमन ले लें तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो अंदर बच जाएंगी कुछ इस फॉर्म में। माइनस GMM कॉमन लिया, अंदर बचा ये ब्रैकेट वाली टर्म 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। दूसरा बची ये टर्म प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म बची 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। और अगर हम ब्रैकेट को ओपन करके लिखें तो ये बच जाएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। अब यहाँ देखें 1 ओवर R2 माइनस है, 1 ओवर R2 दूसरा प्लस की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह माइनस 1 ओवर R3 है, अगला प्लस 1 ओवर R3 होगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जितनी भी ब्रैकेट में टर्म्स मौजूद हैं वो सब की सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो टर्म हमारे पास दो बचेंगी, एक 1 ओवर Rn की फॉर्म में, एक 1 ओवर माइनस 1 ओवर Rn की फॉर्म में। तो सिर्फ
ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई। तो वर्क फ्रॉम 1 to n जो है, वर्क फ्रॉम 1 to n जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, -GMM ओवर 1/r1 माइनस 1/rn की फॉर्म में। ये टोटल वर्क है, ये 1 से n पॉइंट तक का टोटल वर्क आ चुका है। यहां तक का पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमने ये कहा था कि वो जो हम n पॉइंट लेंगे दैट विल बी एट इनफाइनाइट पॉइंट, वो जो n पॉइंट होगा दैट विल बी एट इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हमने कहा था वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी। तो n पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी, तो Rn डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। तो 1/Rn हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है 1/Rn की फॉर्म में, तो ये 1/Rn बनेगा 1/इन्फिनिटी, और समथिंग और इन्फिनिटी ये वैल्यू कर देगा 0। तो जो टोटल वर्क की हमारे पास इक्वेशन है वो आई -GMM इंटू 1/R1 माइनस 0। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई, 0 खत्म हो गया, -GMM ओवर R1 की फॉर्म में। ये है टोटल वर्क इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी। अब जितना आपने वर्क परफॉर्म किया वो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसी टोटल वर्क को फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। जो टोटल वर्क है ये हमारे पास होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये इन जनरल अगर हम इक्वेशन लिखें तो नाउ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम -GMM जो ऊपर है कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ओवर इन जनरल R डिस्टेंस आ गया, यानी स्पेस में आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर मौजूद है, आप ग्रेविटेशनल एक्सेल कांस्टेंट को पुट करें g को, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। अब मास ऑफ द अर्थ पुट करें जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट करें और जिस पॉइंट पर वो मौजूद है वो पुट करें, आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। इस ओवरऑल इक्वेशन को हम कंक्लूड करते हैं। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इस फाइनल इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ एक चीज आ रही है माइनस। अब हमने इस माइनस की सिग्निफिकेंस को देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको लग ऐसे रहा है कि इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो u है और r है इनका इनवर्स रिलेशन है। u और r का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, यानी r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। बट इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है कि पहले अगर -10 एनर्जी थी जाओ, फिर हो गई -9, फिर हो गई -8, फिर हो गई -7, तो ये एनर्जी लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। लेस नेगेटिव का मतलब होता है ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू मूव कर रही है, और टुवर्ड्स द पॉजिटिव जो वैल्यू जाती है इसका मतलब वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू 10, 9, 8, -7, -6, तो ये टुवर्ड द पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। सो यू बिकम लेस नेगेटिव, और यू बिकम लेस नेगेटिव सो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस के केस में हम कह सकते हैं कि व्हेन R increases you become less negative, and you become less negative it means you increases. It means when we raise the body above the surface of the earth potential energy increases. When we raise the body above the surface of the earth then potential energy of the object क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट हमने याद रखना है, ये इस नेगेटिव की सिग्निफिकेंस है। नाउ अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। यानी ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है आपके पास, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है तो जमीन की सरफेस से जो उस ऑब्जेक्ट का फासला होगा, यानी सेंटर से अगर लें, एक अर्थ सरफेस है आपके पास, ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट का फासला हम जमीन के सेंटर से लें तो वो जो फासला बनेगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जमीन के सेंटर से सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ -GMM कांस्टेंट, वो जो एज इट इज हम पहले देख चुके हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर वैल्यू r की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, कैपिटल R आ जाएगा। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ
पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास आएगी -GMM ओवर कैपिटल आर। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो स्मॉल कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यहाँ पर पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव फील्ड आपके पास है। जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? अट्रैक्टिव फील्ड होगा। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ बॉडी आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा, ये इक्वेशन ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इतनी एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट को जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को ओवरकम करने के लिए। तो ये हमारे पास थी डिटेल में एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमने उसकी डेरिवेशन देखी और सिग्निफिकेंस देखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करेंगे इस लेक्चर को समझें अच्छे से, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और इसको लाजमी एक बार लिखेंगे, तब जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ये डिटेल डेरिवेशन है, इसको आपने अच्छे से देखना है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।